हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आज मैंने 50 प्रश्न जो कि यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको मैंने आज लिया हुआ है, जो कि आपके और हमारे यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो आज हम लोग इसमें इस प्रैक्टिस जो सेट है इसमें आज हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जो कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करते, अब सीधा चलते हैं अपने प्रश्नों पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जो अब आपका हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संगमरमर पर पियत्रा पियत्रा दुरा पियत्रा पिता दुरा या रंगीन पत्थर पर जड़ाई का काम डैश के समय पर बहुत लोकप्रिय था। यानी कि संगमरमर एक यानी कि एक लोकप्रिय एक कला थी जिसका नाम था पितादुरा। ठीक है ना, इसी को हम लोग पियत्रा के नाम से जानते थे। वो किसके समय पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी? तो वो था, उसका सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे ये वाली जो चित्रकला थी, यानी कि लोकप्रिय, बहुत ही जड़ाई जो थी ये वाली, बहुत ही फेमस थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के दोस्तों बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का दोस्तों क्या था? उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था उसका? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब शाहजहां से रिलेटेड दोस्तों एक दो प्रश्न अगर और हम बात कर दें, तो शाहजहां, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि शाहजहां ने आगरा से दिल्ली, कहाँ से? आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित कब किया? तो वो किया था 1638 ईस्वी में। कब किया था? 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया था। समझ में आया? अब ये चीज़ हो गया। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट रोल अब पूछा जाता है कि शाहजहां का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? दारा सिकोह। क्या नाम था उसका दोस्तों? दारा सिकोह। एक शाहजहां का एक बेटा था जिसका नाम था दारा सिकोह, जो कि बहुत ही विद्वान था। ठीक है, और उसने क्या किया था कि जो वेद और पुराण जो होती हैं उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। किसने किया था? तो वो किया था दारा सिकोह ने। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे शाहजहां से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते थे, तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगले प्रश्न की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? यानी कि तांबे का प्रयोग पहली बार किस युग में किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वो किया गया था राजगीर पर। कहाँ पे? राजगीर पर। अब अगर दोस्तों देखिए, जो बौद्ध धर्म में हमारे चार जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वो चारों बौद्ध संगीतियों को याद करने के आज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कहाँ पे हुई थी और किस राजा के शासनकाल में हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक है, तो इसकी एक जो ट्रिक है वो है रावय पाकू। याद रखिएगा, रावय, क्या नाम है इसका? रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू अका अक। क्या नाम है? रावय पाकू अका अक। ठीक है ना, तो ये हमारी ट्रिक है, रावय पाकू अका अक। तो जो पहली बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी वो हमारी हुई थी राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, दूसरी जो हमारी जो हुई थी वो थी वैशाली में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके कब हुई थी? तब वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चौथी जो हुई थी कुंडलवन, यानी कि कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो ये हमारी हो गई रावय पाकू अका अक। ये हमारी दोस्तों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी चार, उसकी ये ट्रिक है। तो आप लोग इसको, आपके लिए है काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अपने नोट्स में बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवा नाम प्रियदस्सी भी था? देवा नाम प्रियदस्सी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये नाम क्या नाम था? देवा नाम
पियदस्सी, ठीक है ना। देवानामपी पियदस्सी किसका नाम था? तो किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मतलब मौर्य सम्राट अशोक को, यानी सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय या पियदस्सी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? सम्राट अशोक को, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर यहीं पे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासनकाल था? तो वो शासनकाल था हमारा मुगल साम्राज्य का। किसका शासनकाल था उस समय? मुगल टाइम का। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन लगभग 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय उस समय मुगल शासन चल रहा था उस समय जोरों से, ठीक है। तो इस समय मुगल सम्राट उस समय स्थानांतरित था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम। याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, फिर से लगाने वाले मुगल शासक, मत यानी कि फिर से यानी कि दोबारा लगाया गया था जजिया कर। तो वो शासक कौन था? तो वो शासक था कौन? तो वो शासक का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि जजिया कर दोबारा लगाया था। पहली बार जो जजिया कर था उसको हटाया गया था किसके शासनकाल में? तो अकबर ने जजिया कर को हटाया था, ठीक है ना दोस्तों। अकबर ने जजिया कर को कब हटाया था? तो वो हटाया था 1564 ईस्वी में। कब हटाया था दोस्तों? तो वो हटाया था 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और यही और क्या नाम है कि जो औरंगजेब जो है वो औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया था। समझ नहीं आया? तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की जब अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में अगर औरंगजेब की जो हुई थी वो मृत्यु हो गई थी। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अब अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो वो उपदेश क्या कहलाता है? तो जो सारनाथ में जो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों वो? तो वो कहलाता है धम्मचक्र प्रवर्तन, वो कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? यानी कि इनमें चारों विकल्पों में से कि किस शासक के दरबारी कवि जो थे वो तो हरिसेन कौन किसके शासक काल में थे दरबारी कवि? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के शासन काल में यानी कि समुद्रगुप्त के शासन काल में जो दरबारी कवि थे वो क्या थे? वो कौन थे? तो वो थे हरिसेन, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर यहीं पे दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहीं पे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित करना। यानी कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी प्रभुत्ता समाप्त हो गई थी और ब्रिटिश क्राउन की जो सत्ता थी वो स्थानांतरित यानी कि वो हस्तांतरित हो गई थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसका विकल्प नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ? तो आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से रटा होगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था निरंजना नदी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। यहीं पे दोस्तों अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें? निम्नलिखित में से किस सेना को की ताकत छापा मार क्या है? छापा मार, याद रखिएगा, छापा मार गोरिल्ला रणनीति। छापा मार गोरिल्ला रणनीति किस सेना ने अपनाई थी? तो वो अपनाई थी दोस्तों मराठाओं ने, ठीक है। जो मराठा साम्राज्य था, जो मराठाओं ने एक छापा मार गोरिल्ला रणनीति अपनाई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम जितने भी हुए, चाहे वो नेकपाल का हो, है ना, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो गन्ना परीक्षक का हो, है ना, चाहे चाहे वो व्यायाम परीक्षक का हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो विद्या भवन रक्षक का कोई का भी हो, वो यूपी तरफसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैं आपको ये यहाँ पे सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, तो जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो दोस्तों अब अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीकी था? तो डांसिंग जो कार के तकनीक जो डांसिंग गर्ल जो है यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों मोम लोपी ढलाई। किसका? मोम लोपी ढलाई। ठीक है, यहाँ पे मोम लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा मोम लोपी यानी कि मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी? किसने हिंदू स्वराज? तो हम सब जानते हैं कि हिंदू स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हमारे महात्मा गांधी जी ने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी। कहाँ पे? तो हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी जब वो लंदन जा रहे थे, लंदन जाते समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूं तो अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज के में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ब्रिटिश लोगों ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जो थी वो दिखाई थी। तो वो दिखाई थी दोस्तों कौन? अब भैया अंग्रेज थे, तो अंग्रेज कौन से दिखाएंगे? भैया अंग्रेजी दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी वो? अंग्रेजी। तो अगले प्रश्न की यहीं पे दोस्तों अगर बात करें तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो भैया देखिए जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है उसका नाम है अहिंसा। क्या नाम है दोस्तों उसका? तो उसका नाम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई दंगा ना करना, मार काट ना करना। ठीक है, अहिंसा। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके रूप में अलंकृत किया गया था? किसने? नवरत्न। देखिए ये जो प्रश्न है काफी लोग ये प्रश्न गलत करेंगे। देखिए एक एक तो था अकबर के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, लेकिन अगर विकल्प में नहीं दिया है तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न जो कवि थे, नवरत्न के रूप में 9 लोग थे जो कि बहुत ही विद्वान थे। उसी में हमारे बराहमिहिर है ना, पतंजलि नहीं, उसी में हमारे बराहमिहिर वगैरह आ जाएंगे उसी में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और वही अगर अकबर के शासनकाल में अगर बात करते हैं तो अकबर के शासन काल में नवरत्न जो थे तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे हमारे जैसे कि मुल्ला दो प्याजा है ना, और मान सिंह, ये सब थे उसमें उस नवरत्न में। और अगर यहाँ पे अगर मौर्य गुप्त वंश की अगर बात कर लें तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहीं पे अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित किस राजवंश में सबसे अधिक कम अवधि तक शासन किया? यानी कि ये पूछा इसमें ये किया है कि दिल्ली सल्तनत जो था, देखिए दिल्ली सल्तनत जो था तो दिल्ली सल्तनत में सबसे जो कम अवधि तक, सबसे कम समय तक शासनकाल किसने किया था? तो सबसे कम अवधि तक शासनकाल किया था तो वो किया था खिलजी वंश ने। किसने किया था? तो वो किया था खिलजी वंश ने। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए अगर यहाँ पे गुलाम वंश होता, याद रखिएगा, देखिए गुलाम एक, देखिए दिल्ली सल्तनत में पहले आया गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश के बाद में हमारा आया खिलजी वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश, इसके बाद आया सैयद वंश, इसके बाद आया लोधी वंश। तो 5 वंश हमारे हमारे दिल्ली सल्तनत में मिलते हैं। सबसे कम अगर बात करें तो वो था हमारा गुलाम वंश जो कि सिर्फ 4 साल शासन किया था। किसने? 4 साल शासन किया था गुलाम वंश ने। लेकिन गुलाम वंश विकल्प में दिया नहीं गया है, तो अगला विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो वो है खिलजी वंश। याद रखिए अगर यहाँ पे गुलाम वंश होता तो गुलाम वंश सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग याद रखिए गुलाम वंश ने सिर्फ 4 साल शासन किया था। कितने साल दोस्तों? सिर्फ 4 साल शासन किया था। अब यही दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो डलहौजी, देखिए डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। मतलब किस उसको कब्जे में लिया था? तो उसने जो
डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, तो वो क्या था? हड़प नीति के माध्यम से। किस नीति के माध्यम से लिया था उसने? हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में ले लिया था, हड़प नीति, ठीक है ना। हड़प नीति दोस्तों क्या होती थी? तो हड़प नीति वो नीति होती थी, यानी कि अगर अगर किसी का, अगर मान लो अगर बाप अगर राजा है, मान लो अगर किसी का पिता अगर राजा है और उसके मान लो ये राम अगर है, मान लो अगर राम है, राम के अगर पिताजी जो राजा हैं और राम के पिताजी अगर खत्म हो जाते हैं तो उनका वंश वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अगर उनका कोई राजा नहीं, उनका अगर कोई बेटा, मतलब उनकी एक ही पिताजी की गद्दी जो है वो बेटे को नहीं मिलेगी, यही हड़प नीति है। तो हड़प नीति के माध्यम से दोस्तों डलहौजी ने अवध को कब्जे में ले लिया था, ठीक है। अब यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो हड़प्पा में एक बंदरगाह का नाम क्या था? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि हड़प्पा में एक बंदरगाह था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों लोथल। क्या नाम था इसका दोस्तों? लोथल उसका नाम था, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो वो की गई सिपाहियों के द्वारा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा इसका? तुकाराम। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तुकाराम। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों हम बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा आप लोग कौन थे वो? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो चरक संहिता जो थे वो किससे संबंधित थे? तो चरक संहिता भैया चिकित्सा से संबंधित थे। किससे? चिकित्सा से संबंधित थे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो वो है हमारा चौथा विकल्प। कौन सा विकल्प दोस्तों? चौथा विकल्प हमारा सही जोड़ा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं चौथा विकल्प सही जोड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसमें लिखा है कि मुस्लिम युग की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु, देखिए मुस्लिम युग की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु से नहीं हुई है। और पहली बात तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वही गलत लिखा है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1707 ईस्वी में। यहाँ पे कितना लिखा है? 1709 ईस्वी में। तो यही हमारा गलत है, ठीक है। अगला अगर विकल्प की बात, अगले अगर प्रश्न की बात करें तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था? सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लासी का युद्ध में। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने पराजित किया था। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करें तो इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? यानी कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? भैया जिसने हड़प नीति लागू की थी। तो हड़प नीति लागू किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा किसने की थी लागू? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। और इसी के कट्टर समर्थक कौन भी था? लॉर्ड डलहौजी। अब यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? देखिए धन्वंतरी भी एक हमारे क्या थे? जैसे हमारे चरक भी एक हमारे चिकित्सक थे, ऐसे ही धन्वंतरी भी हमारे एक चिकित्सक थे, ठीक है ना, भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे वो भी एक चिकित्सक थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो हमारे धन्वंतरी जो हुए थे वो भी एक कौन थे? तो वो भी एक चिकित्सक थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें मौर्यकालीन भारत में विभतक यानी कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो बच्चा बच्चा जानता है भैया, इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो थे मेगस्थनीज। अच्छा एक चीज आपसे मैं पूछूं, आप लोग बताइएगा कि जो मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज वो पुस्तक मेगस्थनीज पुस्तक लिखी किसने है? मेगस्थनीज ने मतलब इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। और मेगस्थनीज किसका दरबारी कवि था? मतलब किसका वो था, उसको क्या बोलते हैं? अरे यार किसका वो सैन्य नेतृत्व कर रहा था? सैन्य नेतृत्व नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे यार खबर पहुंचाने वाला, इधर से उधर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेगस्थनीज किसका वो था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर, राजदूत। इसको क्या बोलते हैं? राजदूत। याद आ गया। तो राजदूत जो था मेगस्थनीज वो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह
क्या नाम है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे लॉर्ड पारित जिसे क्या नाम है इसका? हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह जिसे जिसको किसने? लॉर्ड डैश के द्वारा। मतलब कौन सा लॉर्ड है इन चारों में से? लॉर्ड कौन भैया? ये सब लॉर्ड थे, ठीक है ना। तो ये भी लॉर्ड थे, ये भी लॉर्ड थे, ये भी लॉर्ड थे, ये भी लॉर्ड थे, लेकिन इसमें चारों में से कौन सा लॉर्ड है? तो भैया इसमें कौन सा लॉर्ड हो जाएगा? इसमें कैनिंग। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय पे, लॉर्ड कैनिंग के समय पे जो 1856 का हिंदू बुधना पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि 1891 में बी एम मालाबारी में प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम बालिकाओं को विवाहित पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध था मतलब कितने वर्ष की महिला मतलब बालिकाओं को प्रतिबंध था, ठीक है ना। किसके लिए? बालिका बाल विवाह के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था 12 वर्ष। क्या था वो? 12 वर्ष। याद रखिएगा आप लोग, क्या था इसका? 12 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो 1795 कब? 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिकारों ने डैश घोषित किया। तो 1795 और 1804 में बंगाल के विनिमय अधिकारों ने क्या घोषित किया था? तो वो घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध। यानी किसको घोषित किया था? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो हंटर आयोग ने किसको विकसित करने पर अधिक बल दिया? तो भैया बच्चा बच्चा जानता है किसको विकसित किया था? तो वो किया था प्राथमिक शिक्षा को। किसको किया था दोस्तों? तो वो किया था प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन ने किसको महत्व दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत में यातायात व्यवस्था क्या है दोस्तों? भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? याद रखिएगा भारत में यातायात जो था ये उसकी शुरुआत का जो व्यवस्था का शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ब्रिटिश शासन को। किसको जाता है? ब्रिटिश शासन को। याद रखिएगा कि वो ये जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ही जो यातायात व्यवस्था उन्होंने शुरुआत की थी, ब्रिटिश शासन ने, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? कौन सी प्रणाली? महालवाड़ी। तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू की गई थी सर्वप्रथम? तो भैया अपना प्रदेश प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश वर्ष में कानून पारित किया। तो किस वर्ष में कानून पारित किया? तो भैया वो किया था 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, देखिए सबसे पहला प्रश्न तो हमारा एक यही बन गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। अच्छा ठीक है, दो प्रश्न बन गए। अब ये प्रश्न अगर पूछ दिया जाए किस शहर में की, तो भैया वो शहर भी हम बता रहे हैं। तो वो शहर कौन सा था? तो वो था हमारा बॉम्बे। कौन सा शहर था वो? बॉम्बे। यानी कि अब इसको बॉम्बे को अब क्या कहते हैं? अब इसको हम कहते हैं बम्बई यानी कि मुंबई, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना किसने की थी? तो भैया मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी सैयद अहमद खां। किसने की थी? सैयद अहमद खां ने इसकी स्थापना की थी। यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहीं पे अगर अगले प्रश्न के दोस्तों मैं बात करूं तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच में लड़ी गई। अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई जो प्लासी की लड़ाई है? तो मैं आपको बता दूं
जो प्लासी की जो दोस्तों लड़ाई थी वो अंग्रेजों और किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न को दोस्तों हम बात करें अगर, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि डैश भारत, कौन सा, डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो वो थे भैया हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय भारत के राजनीतिक सुधारों के आंदोलन को शुरुआत करने वाले नेता थे। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, कहाँ गए, दयानंद, हाँ ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी अगर इसकी बात कर दी जाए तो वो की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, पीछे प्रश्न सॉल्व करवा दिया था। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है बेलूर मठ। कहाँ पे है दोस्तों, बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, नहीं रामकृष्ण मिशन, हाँ स्वामी विवेकानंद जी ने। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, स्वामी विवेकानंद जी और उनके जो गुरु थे। ठीक है ना, तो स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कहाँ पे की थी, तो उसने उनका जो मुख्यालय जो था रामकृष्ण मिशन का, तो वो था बेलूर मठ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए, हाँ देखिए प्रश्न ये आ भी गया कि 1800 स्वामी विवेकानंद द्वारा 1997 ईस्वी में, 1900 नहीं होगा यहाँ पे यार, 1997 तो अभी हाल ही में हो जाएगा, ये 1800 होगा यहाँ पे, ये गलत है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सन जो है वो 1897 हो जाएगा, 1997 नहीं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में डैश, अब डैश में क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद करिएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न की दोस्तों मैं बात करूं तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि क्या कहता है अगला प्रश्न कि मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी डैश में, मैं नहीं है यहाँ पे, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया। तो वो कहाँ पे बताया था, तो उनकी जो पहली जो हिंदू जो विश्व धर्म संसद थी वो कहाँ पे, तो वो की थी शिकागो में। कहाँ पे दोस्तों, तो वो स्थापित की थी शिकागो में। ठीक है, कब की थी, तो 1893 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा काल का इसमें बात करूं तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ था। देखिए, जो हड़प्पा काल का जो नगर था 3 भागों में कौन सा विभाजित हुआ था, तो वो है दोस्तों हमारा धौलावीरा। कौन विभाजित हुआ था, धौलावीरा जो था तो दोस्तों 3 भागों में विभाजित हुआ था। अगर मैं धौलावीरा की खोज किसने की थी, अगर मैं ये पूछ दूं तो धौलावीरा की खोज की थी RS बिष्ट। किसने की थी, RS बिष्ट ने खोज की थी। और ये जो दोस्तों जो हमारा धौलावीरा है वो किस क्षेत्र में इसकी खोज हुई थी, तो ये हुई थी जो गुजरात का जो दोस्तों वो वाला क्षेत्र नहीं आ जाता, कच्छ के रण वाला क्षेत्र, तो कच्छ के रण वाले क्षेत्र में RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका नाम है मृतकों का टीला। यानी क्या इसका नाम है, मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला, अंग्रेजी में इसको हम बोल देते हैं माउंट ऑफ द डेड। इसको बात ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा विकल्प एकदम सही है, तो वो है सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा में करते थे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हमारा पहला हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं
तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, लोथल की खुदाई, लोथल की खुदाई किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों आर एस राव ने। किसने की थी, आर एस राव ने लोथल की खोज की थी। याद रखिएगा, लोथल जो है, लोथल हमारा एक क्या है, लोथल जो है दोस्तों हमारा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये लोथल जो हमारा एक है वो क्या है, बंदरगाह था, जो कि गुजरात में इस समय प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है ना। आज का जो टाइम है वो है गुजरात, उस समय का लोथल जो बंदरगाह कहाँ पे था, गुजरात क्षेत्र में। खोज किसने की थी, आर एस राव ने। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ हमारे लगभग प्रश्न थे, जो कि आपके लिए यही प्रश्न थे हमारे आज के 50 प्रश्न, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब जो दोस्तों आज मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। कल जो वीडियो, अगली वीडियो जो कल आएगी उसमें भी मैं 50 प्रश्न आगे मैं इसी डिस्कस करूंगा। तो इसी प्रकार से हमारी भी तैयारी यूपी पेट की होती रहेगी और आप लोगों की भी तैयारी यूपी पेट की होती रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपना प्यार, अपना जो बड़े हैं हमसे, वो अपना आशीर्वाद जरूर बरसाइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आप लोगों को आया ही होगा, और प्रश्न ज़्यादा थे इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में मैंने करवाया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।